आदाब, नमस्कार। बड़ी खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोनिस सनवर। बड़ी खबर में आज बात मुंबई महानगर पालिका चुनाव की और उस सियासी बयानबाजी की जिसने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का आरोप है कि भाजपा पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को मुंबई लाकर जानबूझकर माहौल खराब करना चाहती है। सवाल उठाया गया कि जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कई बड़े चेहरे मौजूद हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीएमसी चुनाव प्रचार में उतारने की जरूरत क्यों है। भाजपा इसे स्टार प्रचार और लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है, जो है भी। तो शिवसेना यूबीटी कह रही है कि मुंबई का चुनाव मुंबई के मुद्दों और मराठी अस्मिता पर लड़ा जाना चाहिए। आज बहस का सवाल साफ है, क्या ये सामान्य चुनाव प्रचार है या चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता और सीनियर लीडर अली दारूवाला, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान खान, हमारे मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर। रिजवान, आपका भी इस्तकबाल है। अली जी, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। और सवाल बड़ा अहम हो जाता है जब इस तरह की बयानबाजी आती है और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हमने देखा है कि एक प्रोटोकॉल टाइप रहा है ये कि जब भी कोई चुनाव आता है और उस चुनाव में एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है और वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा करानी होती है। और अगर राज्यों के चुनाव हैं तो उन राज्यों के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको वहाँ पर जमा करानी होती है। अब जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है बीजेपी की, तो दो नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवसेना सवाल उठा रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को मुंबई जैसे छोटे एक राज्य के एक बीएमसी के चुनाव में ज़रूरत है आने की, प्रचार करने की ज़रूरत है। इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इनको लेकर भी बड़ा सवाल उठा रहा है। शिवसेना यूबीटी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को लाकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। भाजपा इसे राजनीतिक डर मानती है। अली जी, देखिए, सब में पहले मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ आपके माध्यम से जी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो है जी उसको हमने एक समझना है कि उसका जो बजट होता है ना, बजट, जी ये जो कंट्री के अंदर सब में बड़ा जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो पूरे साल का जो बजट है ना, उतना बजट, सिर्फ उतना बजट बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। सही। यानी आप मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक सीधा साधा एक म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन ऐसा नहीं मान सकते। बिल्कुल ठीक है। बॉम्बे इज द बिजनेस कैपिटल ऑफ द कंट्री। देश का सब में बड़ा बिजनेस कैपिटल है। वहां पे जो पोर्ट्स है, वहां पे जो ओएनजीसी के हाई है और जेएनपीटी और 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। आज इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा शहर नहीं जहां पे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। और उसको वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 15 जो सिटीज माने जाते, उसमें से बॉम्बे 15 नंबर के अंदर माना जाता है। तो बॉम्बे इस जो अगर हमको इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी को बॉम्बे का हमारा वर्चस्व रखना है, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, प्रधान है, सीएम्स है, अन्य स्टेट्स के, सबको वहां पे लाकर हमारे को विचारधारा, वहां के लोगों के साथ में जनसंपर्क और जिस एजेंडा के ऊपर हमारा पक्ष काम कर रहा है वो हमको वहां पे लेके जाना अत्यंत जरूरी है। और कैनवसिंग ये जो है, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर किसने करना है प्रचार, किसने नहीं करना, इसके ऊपर कोई भी सीमा और मर्यादा नहीं रखी है। हाँ, बेशक पंतप्रधान हो या अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री हो, वहां पे आके वो लोग कोई अनाउंसमेंट, नए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स या ऐसी कोई भी चीज की घोषणा नहीं कर सकते। वो चुनाव अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और पंतप्रधान वो है, मगर ये बात ये कि वो प्राइमरी मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कहते भी हैं, अक्सर खुद को कहते हैं कि ठीक है, मैं सबसे मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह हूं। और जब अक्सर हमने देखा कि जब भी कोई जैसे चुनाव होते हैं, और अभी चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात हो और एक्टिंग प्रेसिडेंट उनको बनाना हो नितिन नबीन को, तो उन्होंने कहा कि देखा, हमारी पार्टी जो है वो ऐसे कार्यकर्ताओं को ऊपर से नीचे लेके आती है जिन्होंने वाकई काम किया है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे रहीम सर, मैं
मेरे बारे में कहता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से मैं एकदम सिंपल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में, दिल्ली में, अन्य छोटे छोटे स्टेट्स में, शहरों में मैं काम कर रहा था। मगर मेरी शैली को देख के मुझे प्रवक्ता बनाया गया। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना जाएगा, जहाँ पे टीम में 3 4 4 आपके जैसे बड़े चैनल्स के ऊपर मुझे बुलाया जाएगा। तो ये पार्टी जो है सबको संधि देती है। इसके अंदर कोई भी बड़ा छोटा हम लोग नहीं मानते। कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है, उसे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मगर उसके करियर के अंदर ये पार्टी उनको संधि देती है। ये रही हमारी भारतीय जनता पार्टी की ठीक एक विशेषता। ठीक यहाँ पे वंशवाद को हम नहीं मानते। ठीक है। रिजवान खान, जैसे अभी बीएमसी का चुनाव चल रहा है, असल में ग्राउंड पर माहौल क्या देखने को मिल रहा है? सच में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से ध्रुवीकरण वहां दिख रहा है क्या? क्योंकि अक्सर कहते हैं कि वो इल्ज़ाम ये लगा रहे थे शिवसेना यूबीटी वाले कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे तो वो एक जो है नारों की अलग बात करते हैं, कुछ अलग से नारा देके चले जाते हैं। इस तरह के जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे हैं, तो वाकई वो क्या वो ध्रुवीकरण होगा? क्योंकि यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए खासकर। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर ग्राउंड का जायजा लिया जाए यहाँ पर, तो जिस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है, वो हर मुमकिन, हाँ मतलब हर मुमकिन कोशिश में इस चुनाव को जीतना चाहता है। सही। क्योंकि शिवसेना की ये लेगेसी रही है। आपने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर बहुत ज्यादा शिवसेना अगर हावी ना भी रहे, तो वो अपनी पकड़ बीएमसी पर बनाए रखना चाहती है। ये उसकी अव्वलीन तरजीह होती है। और ग्राउंड पे जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं शिवसेना को ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखिए कि लास्ट टाइम भी बीजेपी ने 2017 में यहाँ पर सेपरेट चुनाव लड़ा था और कोशिश इस बात की थी कि शायद बीजेपी अपने दम पर बीएमसी में सरकार ले पाए, लेकिन रिजल्ट ये आए थे कि उस वक्त भी सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली पार्टी शिवसेना, यूनाइटेड शिवसेना ही उस वक्त बनी थी। तो यहाँ पर जो मुंबई का वोटर्स है, अगर मुंबई की बात की जाए, तो वो शिवसेना के ज्यादा करीब होता है। और बीजेपी इस बात की कोशिश कर रही है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन से पॉइंट्स है कि जिसका उपयोग करके कहीं ना कहीं शिवसेना को सत्ता से दूर किया जाए। अब जैसे एक नारा ये भी दिया जा रहा है कि मुंबई का मेयर कौन होगा। इस तरह बड़ी चालाकी से ये कोशिश की गई कि इस तरह से कोशिश की गई बीजेपी की ओर से कि इसका चेहरा जो है कोई मुस्लिम को बनाया जा सकता है, और बीजेपी नहीं चाहेंगी कि किसी मुस्लिम को मुंबई महानगर पालिका का मेयर या मुखिया बनाया जा सके। ये नैरेटिव एक बनाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन शिवसेना ने इससे बड़े चालाकी से मराठी वर्सेस अमराठी करके इस मुद्दे को रफा दफा किया है। उसके बाद अब कोशिश ये हो रही है कि बीजेपी की ओर से उनके तमाम स्टार प्रचारक, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उसमें पीएम मोदी हो, हर किसी को वहां लाकर चुनाव को अपने फेवर में करने की कोशिश की जा रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड शिवसेना थी, क्या उसकी उतनी ताकत मजबूत है? तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है। जिस तरह से हमने पिछले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में जो मुसलमानों का भी एक सॉफ्ट रुख शिवसेना की ओर देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का वो सॉफ्ट रुख और अब योगी आदित्यनाथ को यहाँ लेकर आना, इस तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की ओर से हो सकती है। इस तरह का आरोप शिवसेना लगा रही है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे पहले मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं थे, अब उनके साथ मुस्लिम वोट जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक बीजेपी उन्हें हिंदुत्व के से दूर रखने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर इस तरह से बीजेपी यहाँ पक्का हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। ग्राउंड पे इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। ठीक है अली जी, बीएमसी चुनाव नगर निकाय का चुनाव है। राष्ट्रीय और बाहरी राज्यों के नेताओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, वो भी जब मामला मराठी वर्सेस इस तरह का चल रहा हो, गैर मराठी वाला। और वो कह रहे हैं कि अगर मुद्दे मुंबई का चुनाव है तो मुंबई के मुद्दे पर हो, मराठी के मुद्दे पर हो, लेकिन अगर बाहर के राज्यों के सीएम को आप यहाँ पर बुलाओगे तो वो क्या महाराष्ट्र या मराठी पर बोल पाएंगे? एग्जैक्टली। देखो रहीम सर, एक मोनी बात जानना है, यहाँ पर एक बात आपको जानना जरूरी है, क्या स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का जो पकड़, उनकी जो छवि और उनकी जो लोकप्रियता है, उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, उसको हल्के तौर पे नहीं ले सकते। उसकी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का जो उनका एक समीकरण है, जो मेल है,
वो आज एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वो लेगेसी को लेके आगे बढ़ रही है। मगर ये करते हुए जो उद्धव जी ने और राज जी ने जो एकदम अचानक यूटर्न जो लेकर जो मुस्लिम प्रेमी उनने जो छवि बनाने की कोशिश करी, जो औरंगजेब की वाहवाह करी, टीपू सुल्तान के मजार पे जो हार चढ़ाया और जाली की टोपी और नमाज की जो टोपी पहन के वो मुस्लिमों के सामने अपने आप को मुस्लिम मसीहा करके जो वो प्रकट हो रहे और वो जो अपने आप को वैसा जाहिर करने की कोशिश कर रहे, ये हिंदू वोटर्स के साथ में ये सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ये जो फैक्टर है, ये जो आर्टिफिशियल फैक्टर जो ठाकरे ब्रदर्स ने किया है, उसकी सजा उनको वहां के हिंदू वोटर्स देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि 32 इयर्स वो लोग ने सनातन, बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व के नाम पे लोगों से नारा लगाकर वोट लिया था। और आज यू टर्न लेकर अगर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी की हो या कांग्रेस के साथ में मिलकर आप अब जब लोगों के सामने जाएंगे तो आप लोगों को क्या समझाएंगे? आप उनको क्या समझाएंगे? भाई हाँ जी, हम लोग कल मोदी जी के साथ थे, हम लोग सनातन विचारधारा के साथ थे, मगर आज वोट की वजह से हम लोग आज सुबह में उठे हैं और हम लोग आज ये मुस्लिम लीग के लोग, समाजवादी के लोग जो वंदे मातरम से अपने आप को कतराते, जो जय श्री राम नहीं कहते, जो वंदे मातरम कहने से अपने आप को अपमानित समझते हैं, अब हम उनके साथ में जा रहे और उनके वोट के ऊपर अब इलेक्शन लड़ने के लिए अगर जा रहे तो बेशक बॉम्बे उनको रिजेक्ट करेगा, मुंबई से उनको निकाल बाहर करेगा। आज भी हम लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का आदर से नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, 2 एमएलए थे, एक भी नगर पालिका म्युनिसिपल काउंसिल हमारे पास नहीं थी, जब हमारी उंगली हैंड होल्डिंग वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने करी थी। मगर लेकिन ये जब जो संजय राउत यूटर्न का उन्होंने आरोप किया, आता है आपके ऊपर कि भाजपा अपनी कमजोरी छिपाने के लिए स्टार प्रचारक ला रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके पास में मुख्यमंत्री का चेहरा है और देवेंद्र फडणवीस को तो ये बहुत बड़ा नेता मानते हैं बीजेपी का। जब मुख्यमंत्री इनके पास इतने लोकप्रिय हैं, इनके पास ऐसे कई बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ सकते हैं, फिर बाहर से स्टार प्रचारक लाने का क्या तुक बनता है? एग्जैक्टली हिंदुत्व के ऊपर जो 2 नारे, एक जो हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने और योगी जी ने कहा था, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये जो नैरेटिव जो चला था हमारे विधानसभा के महाराष्ट्र इलेक्शन चुनाव में, और बिल्कुल जी। करेक्ट जो चला था और जिसको लोगों ने पसंद किया, उनके लिए ये मैजिक था। ये जो मैजिकल नंबर आया ना, जो फिर हमको वोट चोरी, फिर मोदी जी को अनाप शनाप बोलना, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जी को ट्रोल करना, ये लोगों ने अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए एक बात समझना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर आप कैसे प्रोजेक्ट से जीतेंगे? क्योंकि उनकी भी प्राथमिकता हिंदुत्व है। वो कहते हैं कि हिंदुत्व के अगर सबसे ज्यादा कोई सही लंबरदार हैं झंडा उठाने वाले तो हम लोग हैं। बाद में बीजेपी आई है, वो ये कहते हैं, कह रहे हैं कि हम तो पहले से हिंदुत्व है। लेकिन उनके साथ साथ हिंदुत्व के साथ साथ उनका एक और नारा है और वो मराठी का है। जब मामला जय श्री राम वर्सेस जय मराठी के बीच का आ जाए तो फिर उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए मैं 3 स्टेप में आपके सवाल का जवाब को बाइफरकेशन करके बोलता हूँ। जब आपने कहा क्या हिंदुत्व का नारा, हिंदुत्व के दायित्व हमारे मशाल धारक शिवसेना है, हाँ बेशक है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी ने यही कहा था, अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले अगर शिव सैनिक थे तो उनके लिए मुझे गर्व है, वो शिव सैनिकों के लिए मुझे गर्व है। फिर उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसके बाद में जो राज ठाकरे, जब वो बाला साहेब ठाकरे इसीलिए ये सवाल किया, क्योंकि अगर मान लीजिए ये बात कांग्रेस कहती तो समझ में आ जाता कि सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व की बात हो रही है। करेक्ट, मैं कह रहा हूं ना आपको, उधर ही आ रहा हूं मैं। ये बिल्कुल हिंदुत्व के टॉर्च बेरर थे, मगर जो इनका हिंदुत्व अब डाइल्यूट होगा, हिंदुत्व के ये टॉर्च बेरर नहीं है, इनका हिंदुत्व हार्ड लाइनर हिंदुत्व नहीं है। और महाराष्ट्र लोग जो बॉम्बे में है ना, आपके मालूमात के लिए मैं बोलता हूँ, इतने स्टॉन्च मराठी स्पीकिंग पब्लिक है, ये लोग बिल्कुल आउटकमर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। और इसके अंदर जो राज जी ने और उद्धव जी ने जो अपना स्टैंड को चेंज किया, जो उन्होंने साथ में अबू आजमी को लिया, यहाँ पे बाबा सिद्दीकी को लिया, और कांग्रेस के जो हमारे सब में भ्रष्ट नवाब मलिक जी, हसन मुशर्रफ जी, ये जितने भी ऐसे लोग थे जिसको राष्ट्रवादी ने उनको पास भी नहीं किया, उनको एमएलए का टिकट भी नहीं दिया,
उनको लेकर उद्धव जी आप उनका वो मशाल चलाने के चक्कर में है। मगर मैं आपको कहता हूं जमीनी हकीकत जो है महाराष्ट्र की भले अलग रहेंगी, मगर बॉम्बे के अंदर ठाकरे परिवार को वहां के जो लोकल्स है वो लोग रिजेक्ट करेंगे, ठीक। क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया है ठीक। और वो मुस्लिम प्रेमी करके प्रकट होने का प्रयास कर रहे, मगर उनको मुस्लिम भी वोट ठीक। नहीं देगा, क्योंकि 1992 के अंदर जो बॉम्बे में हुआ था उसके लिए मुस्लिम समुदाय शिवसेना को माफ नहीं करेंगी। ठीक। रिजवान, जब मुंबई के वोटर की अगर बात आती है और खासकर बीएमसी चुनाव में, हम नहीं कह रहे लोकसभा चुनाव का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, लोकसभा में भी अक्सर राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं, विधानसभा में भी हम देखते हैं कि इस तरह के मुद्दे हावी हो जाते हैं, लेकिन जब मुंबई के वोटर की बात आती है खासकर बीएमसी चुनाव में, तो जो वोटर है वो स्थानीय काम देखते हैं कि मुंबई में कितना काम किया किस पार्टी ने, या बड़े चेहरों का प्रभाव ज़्यादा देखता है? देखिए, इसके अंदर एक चीज ये है कि अगर आप वोटर्स की बात कर रहे हैं तो ये समझने की जरूरत है कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर रखता है। वहां पे जहां पर एक तरफ एक आम वहां का नागरिक है जिसको हम मूल निवासी कह सकते हैं मुंबई का, एक वो है, दूसरा बाहर से बहुत सारे लोग आकर वहां बस रहे हैं। तो समझिए कि जो मूल निवासी या मुंबईकर जिसको हम कहते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो मूल निवासी मुंबईकर है उसके मन में ठाकरे परिवार के प्रति एक सहानुभूति होती है, क्योंकि जिस तरह से अली भाई ने भी कहा कि बाला साहब ठाकरे की एक लेगेसी है, तो एक सॉफ्ट फैक्टर ठाकरे परिवार के दिल में को लेकर उनके दिल में होती है। दूसरी बात, जैसे ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना का मुस्लिमों की ओर जो झुकाव हुआ था उसको बीजेपी मुद्दा बना सकती थी, लेकिन बड़े चालाकी से शिवसेना ने इस दौरान जो है अपने आप को कांग्रेस और जो ये महागठबंधन है उससे थोड़ा दूरी बनाए रखा, ताकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा ना जाए। तो एक तो ये पॉलिटिकली स्टैंड उन्होंने लिया है जो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल के जो वोटर्स है उसको भी वो बात भा रही है। दूसरा यह है कि खुद वोटर्स का ठाकरे परिवार के प्रति सहानुभूति, ये भी एक फैक्टर्स है। इसके अलावा बहुत सारे जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं जो लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए। अब पिछले एक लंबे समय से चुनाव नहीं हुए थे, प्रशासक राज था, तो इनको जो है वोटर्स को ये इस बात का इंतजार था कि चुनाव होगा तो वो अपने पसंद का कॉर्पोरेटर चुनकर बीएमसी में भेजेंगे। तो वोटर्स जमीन के मुद्दों को हल करना तो जरूर चाहता है। अब अगर वो उनके मन में ठाकरे परिवार के प्रति सहानुभूति हो या प्रधानमंत्री को लेकर हो, तो प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र की जनता, खासकर मुंबई की जनता कम से कम नेशनल लेवल पर देखती है, उन्हें मुंबई लेवल पर नहीं देखती है। लेकिन जब बात शिवसेना यूबीटी की आती है तो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा अब भी चुनाव जिताऊ है जमीन पर? जब बात मराठी अस्मिता की हम करते हैं तो जी, यही वजह है उनके लिए मुद्दा इसलिए अहम है, और मुद्दा अहम होने की वजह से उन्होंने जो है कहीं ना कहीं राज ठाकरे की जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है उनके साथ अलायंस किया है, क्योंकि हमेशा से शिवसेना से ज्यादा एमएनएस जो है वो मराठी के मुद्दे पर मुकर रही है। तो इसमें एक बेनिफिट उनको कहीं ना कहीं मराठी के मुद्दे को बनाने में भी मिल रहा है। दूसरा, जो वोटों के बिखराव उनको दिखाई देता था मराठी वोटर्स का, वो वोटरों का अब उनके लिहाज से इसका बिखराव नहीं होगा और उसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में मिल सकता है। ठीक। अली जी, जय श्री राम बनाम जय महाराष्ट्र के जब जैसे नारे, ऐसे स्थानीय मुद्दे पीछे नहीं छूट जाते क्या? अगर हम हर चुनाव में इस तरह के नारे देते रहेंगे तो जो मुद्दे हैं जो जिनको वाकई चुनाव में उठाना चाहिए, तो लोग क्या ये मुद्दे पीछे नहीं छूट जाएंगे फिर इससे? अगर हम ऐसे ही नारों पे सिर्फ चुनाव लड़ते रहेंगे तो ये कब तक सही रहेगा? करेक्ट, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बॉम्बे के अंदर आप अगर बॉम्बे आए, अगर आपके संवाददाता और अगर बॉम्बे के अंदर आपके कोई भी लोग ने देखे, आज 5 साल एक भी रोड बॉम्बे में नहीं ऐसा है जहाँ पे मेट्रो का काम नहीं चालू, जहाँ पे सीमेंट का एस्फाल्टिंग नहीं चालू, जहाँ पे पाइपलाइन का काम नहीं चालू। एयरपोर्ट बॉम्बे के अंदर जो जेएनपीटी का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है ना साहब, अगर आप उसको देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हम एम्स्टरडैम या हीथ्रो में आए हैं। जहां पर जो डेवलपमेंट दिख रहा है सर, ये कांग्रेस की जो 60 इयर्स का जो शासन था ना सर, बॉम्बे के अंदर ट्रैफिक सिग्नल इतना नहीं, क्या इनसिक्योरिटी,
बांग्लादेशी इन्फ्लक्स, बाहर के राज्य से लोगों का आना, इतना केओस, बॉम्बे में इतना केओस था। लास्ट 5 इयर्स में मुझे एक रास्ता आप बताइए, फॉरगेट मैं भाजपा प्रवक्ता हूं या जो भी कुछ हो, वहां के आप रहीवासी को पूछिए, वहां पे पानी, लाइट, वहां पे पुलिस का जो एक दबदबा है पुलिस का। अब बॉम्बे के अंदर जरा भी सिग्नल तोड़ के दिखाइए मेरे को। अब एक रास्ता बताइए जहाँ पे काम चालू नहीं है। अब फ्लाईओवर्स देखिए। अब बॉम्बे का डेवलपमेंट जो देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने जो लास्ट 1.5 साल में और पहले उनकी 5 साल के टेन्योर में जो बॉम्बे को डेवलप किया है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उनके जितने भी रोड्स थे सबको 4 लेन से 8 लेन करने का काम चालू है। जितना काम आप बॉम्बे में देखेंगे उतना काम आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो 137 सीटों के करीब लड़ रही है चुनाव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, तो मुंबई के लिए आपकी टॉप 3 सिविक प्राथमिकताएं क्या हैं? ठीक है, आपने ये जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार का भी एक बड़ा वो रहा है के अंदर। या देखो, जय श्री राम का नारा हो या एक है तो सेफ है, ये सेकेंडरी है। मगर बॉम्बे के अंदर बेसिक जो एमिनिटी है, पानी, लाइट, रोड और ट्रैफिक, इसको जो तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने हैंडल किया है, यू विल बी सरप्राइज। मेरी बात खाली नाकारने के लिए आप मत देखिए, आप जमीनी तौर पे जाके वहां पे बॉम्बे की हालत देखिए। जो हिसाब से काम हो रहा है, जो हिसाब से बॉम्बे ब्यूटीफुल किया गया है, इट इज गोइंग टू बी अ इंटरनेशनल। लेकिन इस बार 3 महाज पे लड़ाई है साहब। बॉम्बे अहमदाबाद का जो कॉरिडोर हो रहा है और बॉम्बे दिल्ली का जो कॉरिडोर हो रहा है, जो बिजनेस इन्फ्लक्स बॉम्बे का बढ़ा है, यू विल बी सरप्राइज। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक दिन आपका एक डिबेट जो है ना बॉम्बे के अंदर रोड शो करिए अभी इलेक्शन के दौरान, और अब बॉम्बे का डेवलपमेंट देखिए। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी के साथ में मिलके, और जो हमारी एनसीपी अजीत पवार जी की सरकार है, वहां पे नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस, क्राइम फ्री काम जो बॉम्बे में करे, उसको देखते हुए देखो, हिंदुत्व सॉफ्ट हो या हार्ड लाइनर हो, ये सेकेंडरी है। डेवलपमेंट के ऊपर ये जो सरकार हम जो बॉम्बे में बनाने जा रहे हैं, जो आप ये प्राथमिकताएं बता रहे हैं, पानी की, बिजली की, सड़क की, तो क्या ये वाकई पिछले कुछ सालों में आप करने में कामयाब रहे, या अभी भी लगता है कि काम होना बाकी है? इन 1.5-2 years, देखिए मेरी बात, 2 साल के अंदर ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था पेट्रोल डीजल के रेट हम जब नीचे ला सकते, जब मेरे ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स 80% कंप्लीट हो चुके, 20% बचा है, और ये 20% आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर उनको रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हो गई है। ये लास्ट डेट है, यू हैव टू गेट आउट। अगर आप वहां से निकलते नहीं हो तो आपको 1-1 दिन का फाइन लगना शुरू होने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर्स, बॉम्बे फ्री कॉन्ट्रैक्टर्स आपको 1 साल और 1.5 साल के अंदर दिखेगा। और ये जो काम है वहां की हकीकती जमीनी हकीकत पे, वहां के लोग ने जो बॉम्बे को डेवलप होते हुए देखा है, इसके मुद्दे के ऊपर, ये काम को देखते हुए आज ये लोग हमारी सरकार को मतदान करेंगे। झुग्गी झोपड़ियों का जिक्र आता है, जब झुग्गी झोपड़ियों का जिक्र आता है तब भी ऐसा चीजें दिखती हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास में जो है डबल इंजन की सरकार नहीं है या ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है। केंद्र आपका, राज्य में सरकार आपकी, बीएमसी आपके पास में है, और क्या कहते हैं, गवर्नर आपके। जब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ पर लोगों को सही से सांस नहीं पहुँच पाती, उनकी दवाई नहीं पहुँच पाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये इन मुद्दों पर भी एक नज़र रहेगी, खास नज़र रहेगी? देखिए, बॉम्बे को स्लम फ्री बनाने का जो काम हो रहा है, जो लार्जेस्ट स्लम इन एशिया, इंडिया नहीं एशिया, वो धारावी को भी रिहैबिलिटेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेस का एक जो नहीं क्या जो धोरण रहा है, जो उनका एक पॉलिसी रही है लास्ट 3 इयर्स के अंदर, जो भी हम आर्टिकल 370 बोलो, CA/NRC बोलो, ट्रिपल तलाक बोलो, जो भी स्कीम्स को, जो कल्याणकारी स्कीम्स को हम लेके आते हैं, भले वो अच्छी भी है, तो राहुल गांधी जी उसको अपोज करते हैं। इसको अपोज करने से लोगों की ये बात समझ में आ गई, क्या कांग्रेस इसको अपोज करने का ही काम कर रही है। 1 घंटे का पार्लियामेंट सेशन ऑपरेट करने के लिए 25 करोड़ खर्चा आता है। ये लोग डिबेट करने में भी नहीं मानते, ये लोग डिबेट में से मुकर जाते और वॉकआउट करते। ठीक है, ये सिटीजन्स आप टॉलरेट नहीं करने वाले। ठीक है रिजवान, आखिरी सवाल, और बहुत कम वक्त है मेरे पास। अगर आपके रिपोर्टिंग अनुभव के बारे में पूछूं और जानकारी लूं, तो इस बार बीएमसी चुनाव में सबसे निर्णायक फैक्टर क्या होने वाला है आपके लिहाज से?
देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा, एक तो मराठी का मुद्दा तो अहम है ही। इसके अलावा डेवलपमेंट के बहुत इश्यूज है। हालांकि अली भाई क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी से है तो उनका जाहिर है वो इसकी तारीफ ही करेंगे। बहुत सारे वो तो इश्यूज कह रहे हैं जमीन कि पर आज भी 80% काम लोगों पूरे को। हो चुके हैं, 20% रह रहे हैं। नहीं, आप जब ट्रैवल करते हो मुंबई में तो आप ट्रैफिक की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं। बारिश के दिनों में खासकर काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अगर ये हम मान लिया जाए कि 80% काम पूरे हो चुके हैं तो फिर अब आगे तो सब वेल एंड गुड ही है। समस्याएं हमेशा रहती है और समस्याओं को हर व्यक्ति फर्दन फर्दन फेस करता है। ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भले ही कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, ब्रिज जरूर बन रहे हैं, लेकिन अभी भी मुंबई को स्मूथ तरीके से आगे ले जाने की जरूरत है, जिसको यहाँ का वोटर मानता है। तो मुझे लगता है डेवलपमेंट भी एक अहम इशू है। डेवलपमेंट साथ हमेशा में एक अहम असली मुद्दा रहेगा, और क्या आप कितना भी एग्जैक्टली डेवलप हो जाए, आपको लगातार निरंतर इस पे काम जी करना पड़ता है। अली 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 साहब, मैं समझूंगा कि ये भी एक वाकई अहम मुद्दा है। अगर इसको भी आपने वोटर तक या लोगों तक पहुंचाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन वाले मुद्दों पर भी पानी की एक समस्या है वाकई, जब भी बरसात होती है तो पानी भरता है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ा सा भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए अली साहब और रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की बड़ी खबर यही बताती है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, मुंबई की सियासी पहचान का चुनाव है। स्टार प्रचारक हो या स्थानीय मुद्दे, अंतिम फैसला मुंबई का मतदाता ही करेगा। मैं हूं मोनी सनवर, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर। आदाब।